Hello everyone, I hope you all are doing great. A warm welcome to Equilibrium Study Point. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अभी तक हमने जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर हम बात करें मोरल डेवलपमेंट की तो मोरल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग कि जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो किसी भी पर्सन की जो भी उसके पर्सनल थॉट होते हैं, जो भी उसके कॉन्सेप्ट होते हैं सही और गलत को लेके, उसे हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। और ये हर इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हर इंसान के लिए हर चीज़ जो होगी वो सही या गलत नहीं होगी, वो उसके परसेप्शन के हिसाब से, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती है। आगे हम बात करें मोरल डायलेमास की, तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें आप सबसे ज़्यादा जो वर्ड सुनेंगे वो है मोरल डायलेमास। अब मोरल डायलेमास होते क्या है? एनी सोशल इश्यूज दैट हैव टू और मोर देन टू सॉल्यूशंस, कि कोई भी सोशल इशू होगा उसके आपके पास दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, और वो सोल्यूशन ऐसे नहीं होंगे कि आपको लेफ़्ट जाना है या आपको राइट में जाना है। वो दोनों के दोनों आपको ऐसे लगेंगे, वो सिंपल नहीं होंगे कि आप उन दोनों में से सिंपली चूज़ कर लें। वो ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि ये वाला जो था ये भी सही है, जो दूसरे वाला जो ऑप्शन था, दूसरा सोल्यूशन जो था वो भी काफ़ी हद तक सही है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत सारे जो मेल्स थे उनको बहुत सारे मोरल डायलेमास जो थे वो सुनाए, और उन मोरल डायलेमास के ऊपर जो उन लोगों ने रिएक्शन दिया, जो उन्होंने कहा, उसके ऊपर उन्होंने 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो थी वो दी थी। आज जो है हम उन मोरल डायलेमास के बारे में और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें रॉबिन हुड मोरल डायलेमा की। तो जो रॉबिन हुड था वो क्या करता था? वो एक आदमी था, और क्या करता था कि जो भी अमीर लोग हैं जिन्होंने गरीब लोगों का शोषण करके बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया था, उन्हें वो लूटता था, मारता था, और क्या करता था कि जो भी धन होता था उसे वो गरीबों में बांट देता था। अब यहाँ पे बात ये है कि क्या रॉबिन हुड का अमीर लोगों को मारना और उनका धन लूट लेना ये एथिकल है, या फिर उसका गरीब लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना, लेकिन अमीर लोगों को मार के या लूट के, क्या ये सही है? तो यहाँ पे जो है ये एक एग्जांपल है मोरल डायलेमा का, और ये मैटर करता है कि आप जो है वो किस चीज़ के बारे में उसका परसेप्शन जो है क्या लगाते हैं, आपके थॉट क्या हैं, यहाँ पे वो मैटर करते हैं। अब एक और डायलेमा की हम बात करें कि शुड अ डॉक्टर मर्सी किल अ वेरी इल पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ टेरिबल पेन, कि मान लीजिए कि एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली डिसीज से सफ़र कर रहा है, और जो डॉक्टर है क्या उसे मर्सी किल करना चाहिए? अब मर्सी किल क्या होता है कि किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो है दया खा के उसको जो है वो मार देना। अब इंडिया में तो ये नहीं होता है, लेकिन वेस्टर्न्स में इसके थोड़े बहुत सबूत मिलते हैं। ये मर्सी किलिंग होती है ऐसी है कि मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, तो उसे जो है उसे उतना दर्द ना हो और ज़्यादा सफ़र ना करे, उसके लिए उसे इच्छा मृत्यु कह सकते हैं आप, या फिर उसे मार दिया जाता है। अब यहाँ पे अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। हो सकता है कि आपकी थिंकिंग ऐसी हो, या फिर एक पॉइंट ये है कि चाहे जो है आप ये बोल लें कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, अब वैसे भी उससे मरना ही था, लेकिन क्या हो रहा था, ऊपर से बेचारे को और ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो अच्छा है कि उसे मर्सी किलिंग दे दी जाए। उससे क्या होगा, उसका जो दर्द है कम से कम उसे और तो नहीं सहना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि चाहे कुछ भी है, लेकिन उसकी तो ज़िंदगी है ना, उसे ऐसे मारने का कोई हक थोड़ी है। ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, और डॉक्टर के पास कोई राइट ही नहीं बनता है कि वो किसी की भी जान ले, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो आपके पास जो है वो अलग अलग थॉट हो सकते हैं, और आपके पास कोई तर्क हो सकता है। उसी तरह से एक और बात करें कि इज़ इट बेटर टू सेव द लाइफ ऑफ वन इम्पोर्टेंट पर्सन और अ लॉट ऑफ अनइम्पोर्टेंट पर्सन्स, कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि मान लीजिए कि एक तरफ जो है इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई साइंटिस्ट है, जिसके अगर वो होता है तो बहुत सारी डिस्कवरीज हो सकती हैं, बहुत सारी इन्वेंशन हो सकती हैं, और इंडिया को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ जो है
कुछ जो हैं टेररिस्ट खड़े हैं जो कि हमारे के किसी भी देश के लिए सही नहीं होंगे, तो आपको उन दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं आप चाहें तो। तो आप क्या चूज़ करोगे? अब यहाँ पे एक तर्क ये हो सकता है कि देखिए जो साइंटिस्ट है वो तो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा सही है, वो हमारे देश के लिए फ़ायदा कर रहा है, तो उससे बचाया जाए। और दूसरी तरफ टेररिस्ट हैं, उनसे हमें लेना देना क्या है, वैसे भी टेररिस्ट हैं, लोगों को मारेंगे ही अगर ज़िंदा रहेंगे, तो क्यों ना उनको बचाने का फ़ायदा क्या है हमें, तो क्यों ना हम उस साइंटिस्ट को बचाएं। लेकिन दूसरा तर्क ये भी हो सकता है, ये भी दिया जा सकता है कि बेशक वो टेररिस्ट हैं, लेकिन उनका भी तो कोई घरबार होगा, उनकी भी फैमिली होगी और उनकी भी तो जान है। तो एक तरफ जो है वो एक ही लाइफ है, मतलब साइंटिस्ट की एक लाइफ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो क्यों ना बहुत सारे लोगों को बचा लिया जाए। तो तर्क बहुत ज़्यादा दिए जा सकते हैं और ये मैटर करता है कि आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी कॉन्सेप्ट क्या है, थिंकिंग क्या है। आई होप आपको मोरल डायलेमा के बारे में इतना क्लियर हो गया होगा कि मोरल डायलेमास होते क्या है। आगे हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग की, तो लॉरेंस कोहलबर्ग वाज अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ही वाज वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कि सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, वो अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए ही हैं। और इन्होंने कहा था कि दिस थ्योरी इज़ अ स्टेज थ्योरी। और ऐसा क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि इनका मानना था कि जो भी मोरल डेवलपमेंट होती है वो हमेशा स्टेजेस में होती है, और ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेज में अभी किसी की मोरल डेवलपमेंट है तो वो सीधे फिफ्थ या सिक्स स्टेजेस में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा जो होता है वो सीक्वेंस में चलता है। और इन्होंने ये भी कहा था, और ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता जाएगा उसकी जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी होती जाएगी। इन्होंने कहा था कि इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई इंसान होगा वो अपनी डेथ एज में पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी जो मोरल डेवलपमेंट होगी वो फिफ्थ या सिक्स स्टेज में पहुंची ही नहीं होगी। ये मैटर करता है कि उस इंसान की लाइफ में कैसे मोरल डायलेमास आए, कैसे उसने उनसे डील किया और क्या उनसे सीखा। उस बेस पे उसकी मोरल डेवलपमेंट जो होगी वो आगे जो होगी वो डेवलप होती जाती है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट देयर आर सिक्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मोरल डेवलपमेंट है, लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो ये है कि एग्ज़ामिनर जो है वो आपको बहुत बार कन्फ्यूज़न करने के लिए ये पूछ लेता है कि लेवल कितने थे, कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने लेवल दिए थे मोरल डेवलपमेंट के। और अगर आपको लेवल और स्टेजेस में कन्फ्यूज़न होगा तो आप वहाँ पे 100% गलती करके आएंगे। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, नॉर्मल जैसे कि जीन पियाजे ने स्टेजेस दी थी उसी तरह इन्होंने भी स्टेजेस दी थी, लेकिन इन्होंने उन स्टेजेस को दो दो के पेयर में बना दिया और उन्हें लेवल के नाम दे दिए। अब लेवल के नाम भी बहुत आसान है याद रखना। अब एक वर्ड याद रख लें कि कन्वेंशन। कन्वेंशनल जो होता है, कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, और कन्वेंशनल से पहले कोई चीज़ होगी तो उसे हम बोलेंगे प्री कन्वेंशनल, और कोई चीज़ बाद में होगी तो उसे हम बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल। अगर आपने एक वर्ड याद रख लिया कन्वेंशनल, तो आपको लेवल्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हो गए। अब मैंने आपको बोला था कि स्टेजेस जो थी वो दो दो के पेयर में थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तीन लेवल हैं तो छः जो होंगे इसकी स्टेजेस होंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चन की पूछा क्या गया है। अगर स्टेजेस पूछी गई हैं तो वो छः आंसर आएगा, और अगर आपसे लेवल पूछे गए हैं तो वो तीन लेवल होंगे। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट की, तो आपको कई बुक्स में ऐसा हो सकता है कि जो इनके नाम हैं वो थोड़े डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल इनकी बात की गई होगी, जो टोन होगी वो सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम स्टेज वन की बात करें तो स्टेज ऑफ ओविडेंस एंड पनिशमेंट, तो हर बुक में जो होगा वो ओविडेंस एंड पनिशमेंट की ही बात की गई होगी। हो सकता है उनमें जो वर्डिंग होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो जाए। अगर आपको ऐसी वर्डिंग मिलती है तो आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही होगी। तो अगर हम बात करें अब स्टेजेस की, तो फर्स्ट स्टेज है द स्टेज ऑफ ओबिडेंस एंड पनिशमेंट, और जो सेकंड स्टेज है उसका नाम है स्टेज ऑफ ऑब्टेन रिवार्ड्स एंड फेवर इन रिटर्न। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ गुड बॉय एंड गुड गर्ल की, एंड द फोर्थ स्टेज इज़ स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फिफ्थ स्टेज होगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, एंड द सिक्स स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स।
आगे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट की। और अगर आप इन्हें ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बड़ी आसानी से उसका आंसर भी दे पाएंगे। और मैंने आपको यहाँ पे इतना मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है कि अगर आप चाहें तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट लेवल की, जो कि है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो प्री कन्वेंशनल जो मोरालिटी है वो वाले जो लेवल होगा वो 4 से लेके 10 साल जो बच्चे के होंगे उसमें आ जाती है। जो फर्स्ट स्टेज है उस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ ओबिडेंस एंड पनिशमेंट स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होगा वो अपने एल्डर्स, जो भी उसके पेरेंट होंगे, उनकी बात का कहा मानेगा। और ये सिर्फ इसलिए मानेगा ताकि उसको कोई पनिशमेंट ना मिले। उसके हिसाब से ऐसा होगा, जिस चीज़ के लिए उसे पनिश किया जा रहा है वो चीज़ गलत है, और जिस चीज़ के लिए उसे पनिश नहीं किया जा रहा है वो चीज़ सही है। उसके लिए कोई भी एथिकल सही और गलत के बीच में नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि पनिशमेंट। पनिशमेंट के बेस पे ही वो चीज़ों को डिसाइड करता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें स्टेज सेकंड की। तो जो सेकंड स्टेज होती है उसमें जो बच्चे की मोरल जजमेंट होगी वो इस बेस पे होगी कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। अगर उसे लगेगा कि जो सामने जो काम कर रहा है उसके बदले में उसे कोई चीज़ मिल रही है तो वो काम करेगा। और अगर उसे लगता है कि ऐसा नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए सिंपल सी बात होती है कि जहाँ तक उसे लगेगा कि उसे रिवॉर्ड मिल रहा है उस चीज़ का, उसे रिटर्न में कुछ मिल रहा है, तो वो काम करेगा। उसका सिंपल सा मोटिव है कि एन आई फॉर एन आई, कि आप जो है मेरे लिए कुछ करो, बदले में मैं आपके लिए कुछ करूँगा, नहीं तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा। जहाँ तक उसे लगेगा कि उसे रिवार्ड मिलेगा तो वो ही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आगे हम बात करें लेवल सेकंड की। तो जो लेवल सेकंड होगा उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी। और ये 10 से 13 साल के बच्चों में यूजुअली आ जाती है। अब इस स्टेज में क्या होगा, जो थर्ड स्टेज होगी इसकी, वो होगी स्टेज ऑफ गुड बॉय एंड गुड गर्ल की। अब इस स्टेज में क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो अपनी इमेज सोसाइटी में ऐसी बनाने की कोशिश करेगा कि सब उसे सराहें, सब उसे अच्छा बोलें। उसका सिंपल सा मोटिव होगा कि उसे जो है उसके पीयर्स में उसके जो पेरेंट होंगे, उसके जो टीचर होंगे, वो सबकी नज़र में एक अच्छा लड़का, अच्छी लड़की हो। और वो ऐसा ही काम करेगा कि उसे जो है उसको शाबाशी मिले। और ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा कि जिसकी वजह से उसे जो है वो बैड गर्ल या बैड बॉय बोला जाए। इसमें जो होगा बच्चा अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। अगर स्टेज फोर्थ की बात करें तो जो स्टेज फोर्थ होगी वो होती है स्टेज ऑफ लॉ एंड सोशल ऑर्डर। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो होगा वो लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है विदाउट एनी क्वेश्चन। वो क्या करेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे बिना जो अथॉरिटी ने जो सोशल लॉ बने हुए होंगे उनको ओबे करेगा, और उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि आप हैं और आपका एक फ्रेंड है जो कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है, और वो क्लास का मॉनिटर है। तो वो आपसे ऐसे तो बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन अगर आप क्लास में हैं और आप शोर कर रहे हैं तो वो 100% आपका नाम जो है वो टीचर से बोलेगा, क्योंकि उसके लिए सीधी सी बात होगी कि जैसे और स्टूडेंट है वैसे ही आप स्टूडेंट है क्लास के अंदर। बाहर आप दोस्त होंगे लेकिन क्लास के अंदर एक आम स्टूडेंट की तरह ही हैं, और जैसे और लोग शोर मचाएंगे तो उनका नाम जो होगा वो टीचर से बताएगा, तो आपका नाम भी वो टीचर से बताएगा। तो ऐसी थिंकिंग होती है कि इनके लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही सब कुछ होते हैं, और बाकी इनके लिए कुछ भी नहीं होता है। आगे हम बात करें लेवल थर्ड की। और लेवल थर्ड को हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। और ये 13 साल के ऊपर जो है वो आ जाती है या फिर कभी भी नहीं आती है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पे ये बोला कि या फिर कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने कहा था कि ये एक स्टेज थ्योरी है। और ऐसा नहीं होता है कि स्टेज थ्योरी में ऐसा नहीं होगा, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में, कि आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आप में जो कि वो मोरालिटी भी आती जाएगी। ये होगी आपके मोरल डायलेमास, जैसे जैसे आपकी लाइफ में आते जाएंगे आप कैसे उनसे डील करते जाएंगे, उस तरीके से जो होगी आपकी मोरल डेवलपमेंट होती जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 13 साल के बाद आ जाएगी। ये हो सकता है कि आपकी जो एडोलसेंस पीरियड है वहाँ पे आए, ऐसा हो सकता है कि आपको आए ही ना, ये भी हो सकता है।
आगे हम बात करें स्टेज 5 की, तो जो स्टेज 5 है उसे हम बोलते हैं लीगलिस्टिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो ही रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू अथॉरिटी ओनली इफ़ ही एग्री विद द प्रिंसिपल्स। जहाँ पे उसे लगेगा कि जो प्रिंसिपल्स जो लॉ हैं वो सही हैं, तभी जो होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा, और ऐसे जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ही वैल्यूइंग द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की जो वेलफेयर सोसाइटी का जो वेलफेयर होगा उसके बारे में वो सोचने लगेगा। आगे हम बात करें 6 स्टेज की, जो कि हाईएस्ट स्टेज है और हाईएस्ट लेवल में आती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्टेज में पहुंच पाते हैं। द स्टेज ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होगा कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो आगे का सोचते हैं, और ये जो होते हैं वो लोगों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए जो लोग होते हैं, जो ह्यूमैनिटी होती है, वो सबसे ऊपर होती है किसी भी ऑर्डर से, किसी भी अथॉरिटी से, या फिर किसी भी लॉ से। इनके हिसाब से जहाँ पे इनको लगता है कि इंसान की वैल्यू जो है वो नहीं हो रही है, वहाँ पे जो होंगे ये अथॉरिटी से भी भिड़ जाते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं राजा राम मोहन राव की, जिन्होंने अपनी सोसाइटी से, अपने टाइम से बहुत ही आगे की सोच रखी। उन्होंने सती प्रथा को जो ख़त्म करवाया था, तो उनकी जो सोच थी, उनकी सोच ये थी कि जो लॉ है वो इंसान के लिए बनाया गया है, ना कि जो इंसान है वो एक लॉ के लिए बनाया गया है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी जो लाइफ होती है उसको भी एक टाइम के लिए जो होते हैं वो डेंजर में ले आते हैं, न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए, बिना किसी हेजिटेशन के लिए, सिर्फ जो है वो अपने देश के लिए, लोगों की भलाई के लिए। आप एग्जांपल ले सकते हैं रिस्पेक्टेड विक्रम बत्रा जी का। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप जो हैं वो इस स्टेज के लिए जो है वो ले सकते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, 100 में से कोई 1% ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी मोरल डेवलपमेंट जो होगी वो इतनी हाई तक पहुंच जाती है। आगे हम बात करें हाइंस डायलमा की। जो हाइंस डायलमा है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला डायलमा है, और इसके बेस पे आपको जो होगा ये आइडिया लग जाता है कि जो कोई भी इंसान है उसका जो मोरल डेवलपमेंट है वो कौन सी स्टेज में है। अब छोटा सा एक बार स्टोरी की तरह समझते हैं इसे, कि जो हाइंस है उसकी जो बीवी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, और इससे जो है एक काइंड का कैंसर हुआ है, डेडली कैंसर। और इसके जो है वो बचने के सिर्फ एक ही चांस है, और वो है कि एक ड्रग अगर उसे मिल जाती है, और एक साइंटिस्ट ने वो ड्रग जो है वो डिस्कवर की हुई है। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान है, और उसने वो जो ड्रग 1,000 रुपये की थी उसकी जो कीमत है वो 1,00,000 रुपये रखी हुई है। अब हाइंस जो है वो इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके 50,000 जो है वो इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो 50,000 में भी नहीं मानता है। उसका सिंपल सा कहना होता है कि मैंने इसको डिस्कवर किया है और मैं तो इससे पैसे कमाऊंगा। अब यहाँ पे जो हाइंस है उसके पास यही है कि या तो वो पैसे की चोरी करके साइंटिस्ट को दे दे, या तो साइंटिस्ट से ही उस ड्रग को चोरी कर ले ताकि वो अपनी वाइफ की जान को बचा सके। अब यहाँ पे हर एक स्टेज का जो इंसान होगा उसके अलग अलग थॉट होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि जो स्टेज फर्स्ट, जिसकी मोरल डेवलपमेंट स्टेज फर्स्ट की होगी, वो कहेगा कि हाइंस को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। अब जो स्टेज फर्स्ट का जो बच्चा होगा उसके लिए सिर्फ इतना सा मैटर करता है कि उसे पनिशमेंट मिलेगी, सही गलत से उसे कोई लेना देना नहीं है। जो सेकंड स्टेज का बच्चा होगा वो बोलेगा कि हाइंस को जो है वो चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बदले में उसे वो ड्रग मिल जाएगी। यहाँ पे उसे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ इतना पता है कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उससे ड्रग मिल जाएगी उससे। अब जो स्टेज थर्ड का जो इंसान होगा, जिसकी मोरल डेवलपमेंट स्टेज थर्ड की होगी, वो बोलेगा कि हाँ, इसको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे लोग बैड बॉय बोलेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसे इमेज की चिंता है कि अगर वो चोरी कर लेगा तो वो एक बैड बॉय बन जाएगा। जिसकी मोरल डेवलपमेंट स्टेज फोर तक पहुंची होगी, वो बोलेगा कि हाँ, इसने चोरी कर ली तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि रीज़न कुछ भी हो, उसने चोरी की है, उसने गलत काम किया है, तो सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे उन्हें कोई लेना देना नहीं है सिचुएशन का, उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी और चीज़ का, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर ही सब मायने रखते हैं।
अब जिसकी जो मोरल डेवलपमेंट होगी वो पहुंच चुकी होगी स्टेज 5 तक। वो बोलेंगे कि बेशक हाइंस ने चोरी करी पर उससे सिर्फ अपनी वाइफ की जान बचानी थी। उसका मेन रीज़न जो था, मेन मोटिव था, वो चोरी करना नहीं था। इसलिए जो उसकी सज़ा है वो कम की जानी चाहिए या फिर ना भी दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो थोड़ा-सा ये भी करेंगे कि मॉडिफ़ाई करने के बारे में भी सोच लेंगे कि इसका रीज़न भी सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा उसने क्यों किया था। अब जिसकी मोरल डेवलपमेंट से बिल्कुल हाई जो स्टेज 6 थी वहाँ तक पहुँची होगी, वो बोलेंगे कि इसमें साइंटिस्ट की भी उतनी ही गलती है जितनी कि हाइंस की है। अगर वो फेयर तरीके से इसकी प्राइसिंग रखता, ड्रग की प्राइसिंग रखता, तो हाइंस को कभी चोरी करनी ही ना पड़ती और यहाँ पे क्या होता कि उसकी वाइफ की लाइफ भी बच जाती और जो साइंटिस्ट है उसको भी फेयर अमाउंट मिलता। तो क्यों ना हम एक ऐसा लॉ एंड रेगुलेशन लेके आएँ कि कोई भी न्यू डिस्कवरी करता है तो वो अपनी मनमानी ना कर सके। वो ऐसा ना कर सके कि 100 गुना, 150 गुना उसका प्राइस रख सके। हम ऐसा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक 10 गुना प्राइस रख सके। मतलब 1000 कीमत है तो सिर्फ 10,000 कीमत ही वो मैक्सिमम ले सकता है। जिससे क्या होगा कि सोसाइटी में और हाइंस पैदा नहीं होंगे और चोरियाँ जो होंगी हम रोक सकते हैं इस तरह की अगर कोई चोरी होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं वो महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो आगे की सोच रखते हैं और वो सोसाइटी को चेंज करने का भी साहस रखते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर हम बात करें इसके बावजूद भी जो लॉरेंस कोहलबर्ग है इनकी जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है इसे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है और इसे क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, आइए डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी वर्ड, कि बोला गया है कि जो रियल और इमेजिनरी वर्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उन्होंने सिर्फ लोगों को बुलाया और उनसे जो था एक डायलेमा पूछा और उसका आंसर दिया गया। और ऐसा नहीं होगा कि रियल लाइफ में भी वो ऐसा ही करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बातों के ही होते हैं, सिर्फ बातें बोलेंगे, लेकिन जो रियल सिचुएशन आएगी उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो उन्होंने बोला वो एग्जैक्टली वैसे ही करते। जो उनका दूसरा क्रिटिसिज्म है वो है जेंडर वाइजनेस का। और ये जो था जो कैरल गिलिगन थे उन्होंने कहा था कि ये जो थ्योरी है वो जेंडर वाइजनेस के ऊपर है, क्योंकि इसमें एक भी फीमेल जो थी वो इंक्लूड नहीं की गई थी उनके एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि उनका मानना था कि जो फीमेल होती हैं उनका सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, वो इमोशनली थोड़ी अलग सोचती हैं। तो इसकी वजह से अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में होती तो हो सकता था कि थॉट जो है वो थोड़े डिफरेंट होते। उसी तरह से इस स्टेज को कल्चर वाइज भी बोला गया है। अब कल्चर वाइज क्यों बोला गया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर ही ध्यान दिया। उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न्स के ही लोग जो डिफरेंट कल्चर के लोग थे वहीं के लिए, लेकिन उन्होंने ईस्टर्न जो फिलोसफी थी, जो ईस्टर्न वर्ल्ड था उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक रीजन के कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट में लिया और उनके जो थॉट थे उसके ऊपर ही पूरी दुनिया के थॉट जो थे उनको डिसाइड कर लिया और मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज दे दी। तो ये कुछ इनके जो है वो क्रिटिसिज्म भी जो है जो हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो होगी वो क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।